हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के सेशन में हमारी होगी क्लास नंबर 8 और जिसमें फिज़िक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो विज्ञान विजय सीरीज़ के नाम से हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा साइंस आपको कंप्लीट कराया जाए। आज हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का। जैसे ही फिज़िक्स कंप्लीट होता है उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसा आप सपोर्ट करेंगे वैसा रिस्पॉन्ड आपको मिलेगा। और बहुत अच्छी क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होता है, ठीक है, जहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब ये जो सेशंस हैं, ये सेशंस आपके लिए किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट जो कि अगस्त में होने वाला है, उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, ऑफलाइन मोड में होगा। इसके अलावा DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए बिहार 7th फेज़ में GS में आपको साइंस पूछा जाएगा और जिनका सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए, और यूपी टेट सुपर टेट। इसके अलावा अगर आपका यूपी TGT में साइंस सब्जेक्ट है या PGT में साइंस सब्जेक्ट है, उसके लिए भी ये सेशंस आपके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपसे साइंस पूछी जानी है, अगर आपको साइंस का एक क्विक रिवीजन और बेस्ट क्वेश्चंस का रिवीजन चाहिए तो आपके लिए सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो जो पहले से सेशंस अपलोड हो चुके हैं उनको भी जाकर देख सकते हैं। कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है, किसी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको भी आप करते रहिए। और साथ में जब आपको रिवीजन क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है तो इन सेशंस को आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी सेशन के बारे में कि किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं उसके बारे में। अब सीधा हम बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर्स की। अब बीच में इसकी कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा। चैप्टर नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व। इसके जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फैराडे स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं और राइट आंसर आपको मार्क करना है। जो फैराडे कांस्टेंट होता है, फैराडे स्थिरांक होता है, 5 ऑप्शन में से 4 पढ़िए क्योंकि 5th में तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा है। ऊपर की चारों क्वेश्चन के ऑप्शंस आप पढ़िए और फिर इसका आंसर करिए। फिर आप चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं। फैराडे स्थिरांक इनमें से किस पर निर्भर करता है या फिर उसके बारे में क्या ठीक इन चारों में से बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो फैराडे स्थिरांक है, यानी कि फैराडे कांस्टेंट है, वो एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है। सार्वभौमिक स्थिरांक होता है फैराडे स्थिरांक, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश यानी कि लाइट ट्रेवल करती है तो इसमें से क्या नहीं बदलता। आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं और आपको अपना राइट आंसर मार्क करना है। फटाफट से अपना आंसर मार्क कीजिए, फिर हम चेक करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवृत्ति, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी जो लाइट है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चेंज नहीं होता है, वो होती है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि वेग यानी कि जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो भी चेंज होती है। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य भी चेंज होती है। अपवर्तनांक भी चेंज होता है। क्या चेंज नहीं होता, तो वो आप याद रखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका वेलोसिटी कितनी होती है, ये आपसे पूछा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। फटाफट से अपना आंसर आप मार्क कीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर होगा। तो याद रखिए 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, यानी कि विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट को आप किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आपको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 की मैं राइट आंसर की बात करती हूँ तो राइट आंसर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीटर। जी हाँ, विद्युत धारा को आप हमेशा किस में मेजर करते हैं, अमीटर से मेजर करते हैं, याद रखना अमीटर इसका नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है। आपको 5th क्वेश्चन का राइट आंसर करना है कि विद्युत शक्ति की कौन सी इनमें यूनिट है, एम्पियर, वोल्ट, वाट या कूलॉम। 5th का राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे इसके राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल को मैंने आपसे बोला है कि हम सेपरेटली किसी सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला वगैरह हमें डिस्कस करना होगा, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को। 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर करिए फटाफट से, क्या होगा। अगर मैं इसके राइट आंसर की आपसे बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। 7th का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहाँ पर आपको 3 रैखिक प्रतिरोध को 1, 2 और 3 का यहाँ पर धारा आई दी है और वोल्टता वी दी, यानी आई और वी में आपको ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। और जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और कैसे होगा ये हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होगी वो 2 की होगी, फिर किसकी होगी, 3 की होगी, और फिर 1 की, यानी सबसे कम है 1 की, फिर उससे ज़्यादा 3 की, फिर उससे ज़्यादा 2 की। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसको मार्क कर पाएँ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विद्युत मोटर में कौन सी एनर्जी में चेंज की जाती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किसी सेशन में डिस्कस किया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस हम सही जो हमें आते हुए भी हम गलत कर देते हैं, वो होते हैं इजी क्वेश्चंस, कि फिर हम बाद में एग्जाम में के बाद याद आता है कि हाँ वो क्वेश्चन तो ईजी था, बट जल्दबाजी में उसका आंसर हो गया है गलत। तो इजी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपको ठीक से समझना ज़रूरी है। तो विद्युत मोटर में कौन सी एनर्जी में चेंज होती है। तो 9th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में आपसे क्या कहता है, विद्युत मोटर में, क्योंकि नाम ही क्या है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसमें विद्युत ऊर्जा होगी। तो विद्युत ऊर्जा इसमें किस में बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखना, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलती है मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है, एक सुरंग में 100 वाट की क्षमता है। यहाँ पर फिर से आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा है, जिसको हम फिर से स्किप करने वाले हैं और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है। क्लियरली आपसे पूछा है कि 1 किलोवाट में 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये आपसे पूछा है। 11 क्वेश्चन का आंसर, ये तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। 12 कहता है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली का बिल किसके आधार पर हम मेजर करते हैं, वोल्टेज के, वॉटेज के, ओम के या फिर एम्पियर के। राइट आंसर करिएगा फटाफट से। 12 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं 12 के राइट आंसर की बात आपसे करती हूँ तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। जो वोल्टेज होते हैं, ठीक है, उसकी बिजली का जो खपत का बिल है उसकी मापन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 12 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 13, एक मकान में दो बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी दे रहा है यानी कि चमकता है, तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, दो बल्ब हैं, एक दूसरे से मतलब उनमें से एक तेज जल रहा है, एक की रोशनी ज़्यादा है, तो आपसे पूछा है कि इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक लगा है। 13 अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप फटाफट से मार्क करिएगा। अगर मैं आपसे इसके राइट आंसर की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका सही लगा लीजिए कि उच्चतर अवरोधक है मंद रोशनी वाले बल्ब में, इसलिए उसमें रोशनी कम है क्योंकि उसमें हाई रेजिस्टेंस है, उच्चतर अवरोधक है। क्लियर है, जिसकी रोशनी कम है उसमें क्या है, उच्चतर अवरोधक लगा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उनमें क्या है, अनंत विद्युत प्रतिरोध है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उनमें इनफाइनाइट, अनंत तक, तो उन्हें क्या बोलेंगे? 14 का आपको राइट आंसर करना है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत रोधी। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? जिनमें अनंत विद्युत प्रतिरोध होगा उनको बोलेंगे विद्युत रोधी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, डायनेमो परिवर्तित करता है कौन से वोल्टेज को कौन से वोल्टेज में? तो जो डायनेमो होता है वो कौन से वोल्टेज को या कौन सी एनर्जी को किस में चेंज करता है, ये आपको बताना है। 15 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अभी हमने देखा कि जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है। ठीक है, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है डायनेमो। याद रहेगा। 16 क्वेश्चन पर आते हैं। 16 क्वेश्चन कहता है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्यूज़ में यूज़ जो तार वायर होता है उसकी क्या विशेषता होती है? 16 का आपको राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। विद्युत जो फ्यूज़ में तार यूज़ होता है वो उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है, हाई रेजिस्टेंस पावर होती है और उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, हाई रेजिस्टेंस होती है और लो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ये आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 आपसे कहता है निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा चालक इन चारों में से कौन सा है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप साइंस के एस्पिरेंट है आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा और आपने मार्क भी अब तक कर लिया होगा कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांदी यानी कि सिल्वर सबसे अच्छा चालक यानी कि कंडक्टर होता है। ठीक है, कौन होता है? चांदी यानी कि सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को डिस्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? इसका मतलब है एसी करंट को डीसी में किसके द्वारा चेंज करते हैं? 18 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर के द्वारा। रेक्टिफायर के द्वारा आप प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को डिस्ट धारा में बदलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ये भी बहुत इजी और कॉमन क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा, फटाफट से मार्क करिए। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में आर्गन गैस के साथ मरकुरी वेपर होता है। ठीक है, ट्यूबलाइट में क्या होता है? आर्गन के साथ होता है मर्क्यूरी वेपर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ट्यूबलाइट में आर्गन गैस के साथ मर्क्यूरी वेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे, फिर से न्यूमेरिकल है, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। 21st क्वेश्चन आपसे कहता है CFL और LED लैंप में क्या डिफरेंस होता है? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। CFL लाइट और LED में क्या डिफरेंस होता है? 21st का राइट आंसर क्या होगा? तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1 और 3। तो पढ़ लेते हैं 1 और 3 में क्या बोला है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL
पारावाष्प और संदीपक का यूज़ करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का यूज़ करता है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स का। जो एलईडी होता है वो सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करता है, और सीएफएल पारा, ठीक है, पारावाष्प और संदीपक का यूज़ करता है। थर्ड में कहता है एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एलईडी के कंपैरिजन में जो सीएफएल है वो कम ऊर्जा सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है, कम रहता है या उतना ही रहता है, आपको बताना है। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो जब किसी सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको गर्म करने पर, हीट करने पर उसमें क्या चेंज आता है, 22 का आपको राइट आंसर करना है क्या होगा। अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटता है। तो जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर को गर्म करोगे तो रेजिस्टेंस जो उसकी होती है, प्रतिरोध जो होता है वो कम होगा। बल्ब किसी भी अर्धचालक या सेमीकंडक्टर को जब आप गर्म करोगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? आई होप इस सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। बाकी अगर आप ये पहले के सेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर लें। अगर आपके कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।